नमस्कार। मैं अपने पिछले 3 साल में जितने भी वीडियो मैंने महाराष्ट्र को लेकर के बनाए हैं उन सभी में एक बात मैंने कॉमन रूप से कही है कि महाराष्ट्र की राजनीति इस देश में किसी भी स्टेट में सबसे ज़्यादा दिलचस्प चल रही है। जितने ज़्यादा उतार चढ़ाव महाराष्ट्र की राजनीति में पिछले क्या कहूँ कि 6-7 साल में आए हैं, किसी राज्य में देखने को नहीं मिले हैं। दो बड़ी पार्टियों का टूट जाना, विभाजित हो जाना, उनसे जो गुट अलग हुए हैं उनका नई सरकारों में शामिल हो जाना, मान्यता मिल जाना, मुख्यमंत्री का डिप्टी सीएम बन जाना, डिप्टी सीएम का फिर से मुख्यमंत्री बन जाना, पता नहीं क्या क्या हुआ है और अभी बहुत कुछ देखना बाकी है। आप सब जानते हैं कि अगर हम महाराष्ट्र की बात करते हैं और ख़ासतौर से महाराष्ट्र में भी मुंबई में अगर आ जाते हैं तो नाम सामने एक आता है, एक ब्रांड नेम के रूप में सामने आता है ठाकरे परिवार का नाम। ठाकरे अपने आप में ही मुंबई में एक बड़ा ब्रांड रहा है। बाला साहब ठाकरे के समय से, फिर राज ठाकरे बहुत समय तक छाए रहे और फिर उद्धव ठाकरे तो मुख्यमंत्री ही रहे 2-2.5 साल तक महाराष्ट्र की सरकार के। इस ठाकरे ब्रांड ने महाराष्ट्र में राजनीति को अपनी मर्जी से कई बार चलाने की कोशिश की है। यह नंबर 1 की पार्टी रही, बीजेपी सेकंड नंबर की पार्टी बनी रही। बीजेपी ज्यादा बहुमत लाने के बाद भी अपना मुख्यमंत्री नहीं बनवा पाती थी। ये सब चीजें लगातार महाराष्ट्र की राजनीति में चलती रही। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से महाराष्ट्र के बड़े छत्रपों छगन भुजबल, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, इन सब का धीरे धीरे पतन हो रहा है, उसी तरीके से मुझे लग रहा है कि महाराष्ट्र की राजनीति में देवेंद्र फडणवीस के रूप में एक बहुत बड़े नेता का उदय हो चुका है। देवेंद्र फडणवीस आज की तारीख में किसी भी ठाकरे ब्रांड से बड़े हो चुके हैं, किसी भी पवार ब्रांड से बड़े हो चुके हैं और किसी भी राजनीतिक दल में जो एक अपनी किसी का वजूद होता है, अपना एक व्यक्तित्व होता है, उसमें वो सबसे ऊपर आ चुके हैं। कभी नितिन गडकरी का नाम लिया जाता था, कभी मनोहर जोशी का लिया जाता था, बहुत सारे लोगों के नाम लिए जाते थे। लेकिन आज बात करूं अगर मैं कि महाराष्ट्र में इस समय सभी राजनीतिक दलों की अगर बात करें, कोई नेता अगर सबसे बड़ा सर्वस्वीकार्य नेता है तो वो देवेंद्र फडणवीस है। और पिछले दिनों एक नैरेटिव दोस्तों देश के मीडिया ने बड़ा जबरदस्त तरीके से गढ़ा। यह नैरेटिव था कि ठाकरे बंधु एक हो गए हैं। 20 साल के बाद राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक मंच पर आए, दोनों ने एक साथ रहने का ऐलान किया और यह भी कहा कि हम एक साथ आएंगे तो महाराष्ट्र की राजनीति सारी की सारी बदल जाएगी। मीडिया ने इसे फ्रंट पेज पर छापा, सारे चैनल्स इसको लाइव दिखाते रहे, सारे अखबारों में फ्रंट पेज पर तस्वीरें छपी दोनों भाइयों के ऊपर हाथ उठाए हुए। लेकिन जब राजनीतिक ग्राउंड पर, चुनावी राजनीति में जब इसकी परीक्षा की घड़ी आई तो दोनों शून्य साबित हुए। आपको एक ताजा उदाहरण देता हूं, BEST। आप मुंबई गए होंगे तो आपने देखा होगा BEST की बसें चलती हैं, जिसे कहते हैं बेस्ट। उन पर लाल रंग की बसें चलती हैं, जैसे दिल्ली में DTC की चलती है, बॉम्बे में चलती हैं BEST की, जिसे ब्रहन मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट कहते हैं। ये इसकी फुल फॉर्म है। यानी कि मुंबई में बिजली की जो व्यवस्था है, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी व्यवस्था, और जो ट्रांसपोर्ट है, पब्लिक परिवहन है, उन दोनों की व्यवस्था ये बॉडी देखती है और एक तरह का सरकारी नागरिक निकाय है वर्तमान में। और जो इसके कर्मचारी इसमें काम करते हैं वो, और जो रिटायर हो चुके हैं कर्मचारी, उनका एक बड़ा वर्ग है। उनकी एक सहकारी ऋण समिति बनी हुई है, कोऑपरेटिव कमेटी है, जो काम करती है इस संस्थान के लिए, पुराने लोग भी और नए लोग भी। और अगर इसकी मैन पावर की बात करें तो 15,000 से ज्यादा लोग इससे जुड़े हुए हैं सीधे तौर पर, और उनके परिवारों के लोग भी हैं। इसकी एक सोसाइटी जो होती है, जो सोसाइटी, इसका जो सहकारी सोसाइटी जो इसे कामकाज देखती है BEST का, उसमें 15 साल से ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना का दबदबा था। कर्मचारी संघों में, इनमें सब में चुनाव होते रहते हैं, इसके भी चुनाव होते थे। और इसमें 21 सीटें हैं, जिसमें निदेशक मंडल के चुनाव होते हैं, उनका एक पैनल होता है, पैनल चुनाव लड़ता है, जैसे मजदूर यूनियनों के चुनाव होते हैं। मुंबई का यह बहुत बड़ा चुनाव है। 21 सीटों के निदेशक मंडल के लिए अभी हाल ही में इसमें मतदान हुआ, चुनाव हुआ, और ठाकरे बंधुओं को 0 मिला। छोटी सी खबर है,
इस खबर का विश्लेषण किसी ने बहुत बड़े तरीके से नहीं किया, लेकिन इस खबर से बहुत बड़े संकेत महाराष्ट्र की और खासतौर से मुंबई की राजनीति आने वाले समय में कैसे चलने वाली है उसके मिल रहे हैं। देखिए, दोनों 20 साल बाद एक हुए। मराठी भाषा का इन्होंने पूरा तमाशा बनाया। मराठी को इशू बनाने के लिए इन्होंने हिंदी का विरोध करना शुरू कर दिया। ये भूल गए कि अगर आप हिंदी का विरोध कर रहे हैं तो आप अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजी को बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन जो भी बातें हुई, इस पूरे प्रकरण में जो ठाकरे ब्रांड है उसकी करारी हार हुई है। और इसमें आप सोच रहे होंगे कि जो 21 सीटें हैं वो जीती किसने है। मैं आपको बताता हूं। 7 जीती हैं बीजेपी ने, बीजेपी के समर्थित प्रत्याशियों ने, जिसे कहते हैं कि सहकारी समृद्धि पैनल होता है, उसने जीती हैं 21 में से 7। और बाकी 14 सीटें जो जीती हैं इसमें, वो 14 बाकी सीटें जीती हैं शशांक राव के नेतृत्व वाला बेस्ट वर्कर्स यूनियन है, उसके नेतृत्व वाले ने जीती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि बीजेपी तो यहां भी दूसरे नंबर पर रही, सही बात है, लेकिन शशांक राव जो कर्मचारी यूनियन से जुड़े हुए हैं, बेस्ट वर्कर्स यूनियन से जुड़े हुए हैं, उन्होंने 2024 में देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में बीजेपी ज्वाइन की थी। बहुत कम लोगों को इसको याद होगा। और उन्हें बेस्ट चुनाव में 17 सीटें मिली हैं। अब आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति इनकी रही है। 17 या 14 कुछ इतनी सीटें मिली हैं, एग्जैक्टली मुझे फिगर याद नहीं है, इतनी सीटें इनको मिली हैं। और इसके पीछे एक राजनीति यह भी मानी जा रही है कि देवेंद्र फडणवीस ने अपने भी प्रत्याशी खड़े किए और शशांक राव को भी बीजेपी का अप्रत्यक्ष रूप से सपोर्ट था। यह सिर्फ इसलिए था कि ठाकरे बंधुओं का दबदबा यहां से खत्म हो जाए। पहले देवेंद्र फडणवीस ने शिवसेना की ताकत को कम किया, एकनाथ शिंदे को अपने साथ लेकर के आए, खुद डिप्टी सीएम बने, उनको सीएम बनाना मंजूर किया। फिर बाद में अजीत पवार को एनसीपी से अलग कर दिया, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि शरद पवार को छोड़कर अजीत पवार अलग हो सकते हैं, वो हुआ। और इन दोनों दलों को चुनाव आयोग की मान्यता मिल गई है। यानी कि आज की तारीख में चुनाव आयोग के हिसाब से असली शिवसेना जो है वो एकनाथ शिंदे वाली है और असली एनसीपी जो है वो अजीत पवार वाली है। और बताता हूं मैं आपको, देवेंद्र फडणवीस ने आज वीरवार को मुलाकात की है उन्होंने राज ठाकरे से। ये नतीजे आए हैं कल, एक दिन पहले बुधवार को, और उन्होंने वीरवार को मुलाकात की राज ठाकरे से। राज ठाकरे से मुलाकात के बाद सोशल मीडिया पर तस्वीरें चलने लगी, बहुत सारी बातें कही जाने लगी। हालांकि सब लोगों का कहना है कि ये औपचारिक मुलाकात है, लेकिन औपचारिक मुलाकात का कोई रीजन तो समझ में नहीं आता कि मुख्यमंत्री क्यों राज ठाकरे से मिलने के लिए गए हैं। राज ठाकरे पर देवेंद्र फडणवीस की शुरू से नजर है। विधानसभा चुनाव में महिम सीट से राज ठाकरे ने पहली बार अपने बेटे अमित ठाकरे को चुनाव लड़वाया, उनका पहला चुनाव था। और देवेंद्र फडणवीस ने उनसे वायदा किया कि मैं आपके बेटे को चुनाव जितवाऊंगा। उन्होंने जाकर कोशिश की, एकनाथ शिंदे से कहा, क्योंकि इस सीट पर उद्धव ठाकरे वाली पार्टी भी अपनी प्रत्याशी को उतार रही थी, तो उन्होंने ये कहा एकनाथ शिंदे से कि भाई अगर हम प्रत्याशी ना उतारें तो फायदा हो जाएगा, अमित ठाकरे जीत सकता है। लेकिन एकनाथ शिंदे ने यह भी कहा कि अगर मैंने प्रत्याशी नहीं उतारा तो फिर आप समझ लीजिए कि उद्धव ठाकरे के पास ही ये सीट जानी है, फिर अमित ठाकरे भी इसको नहीं जीत सकता। बात एकनाथ शिंदे की भी सही थी। और एकनाथ शिंदे का प्रत्याशी मैदान में उतरता है, उद्धव ठाकरे का प्रत्याशी जीतता है कुल 13 से 16 मतों से, यानी कि 1316 मतों से अमित ठाकरे ये चुनाव हार गए। लेकिन उसके बावजूद भी मुझे लगता है कि अभी देवेंद्र फडणवीस लगातार चाहते हैं कि राज ठाकरे उनके साथ किसी भी तरीके से जुड़ जाएं। और जैसे उन्होंने शिवसेना को कमजोर किया, शिंदे को लेकर, अजीत पवार को लेकर एनसीपी को कमजोर किया, राज ठाकरे को अगर फिर से अपने साथ ले लेंगे तो कुछ उनको फायदा हो जाएगा। हालांकि अभी विधानसभा चुनाव बहुत दूर हैं, लोकसभा चुनाव बहुत दूर हैं, लेकिन बीएमसी का चुनाव आ रहा है। जो ब्रैन मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, ये बहुत बड़ा चुनाव है। इसका बजट कई हजार करोड़ का है, कई राज्यों से बड़ा है इसका बजट। और इस पर उद्धव ठाकरे वाली जो शिवसेना रही थी, जो एकीकृत शिवसेना थी, उसका लगभग 25 साल से इस पर दबदबा है। और देवेंद्र फडणवीस का अगले लक्ष्य है कि किसी भी तरीके से बीएमसी का चुनाव जीता जाए। और संभवतः वो राज ठाकरे से इसी प्रकार की बात करने के लिए गए होंगे। मुझे नहीं पता कि उन दोनों की क्या बात हुई। और आप सब जानते ही हैं कि लोकसभा चुनाव में महायुति की जो सरकार है, जो ये
देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे वाला जो गुट है, इसको बहुत खराब प्रदर्शन मिला था लोकसभा चुनाव में। लेकिन देखिए देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा चुनाव में किस तरह से चीजों को मैनेज किया। महायुति को 288 में से 288 में से 235 सीटें मिली, 235 सीटें मिली थी। बीजेपी को 132 सीटें मिली, शिंदे को 57 और एनसीपी को 41 सीटें मिली थी। तो इतनी बड़ी सफलता देवेंद्र फडणवीस ने महायुति को दिलाई थी। तो अब मुझे लगता है कि ब्रांड ठाकरे जो है मुंबई में वो चलने वाला है नहीं। अब ब्रांड देवेंद्र वहां पर चलने वाला है। अब बीएमसी के चुनाव कब होंगे, कहा जा रहा है कि अक्टूबर नवंबर में ये चुनाव होंगे। उससे पहले अगर राज ठाकरे को अपनी तरफ कर लेते हैं देवेंद्र फडणवीस, तो समझ लीजिए कि उद्धव ठाकरे की पार्टी खत्म। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप महाराष्ट्र से हैं तो अपना कमेंट जरूर लिखें। इस चैनल पर हमने बहुत सारे वीडियो महाराष्ट्र को लेकर बनाए हैं। एक प्लेलिस्ट हमारी अलग से है, उसको भी आप जरूर देखें और अपना फीडबैक अवश्य दें। नमस्कार।